गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्गी चल रहा है और देखिए एल्गी का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। फिश का क्लासिफिकेशन ही आपको पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं आएगा। और इसके बाद जो है सेल स्ट्रक्चर आती है। तो सेल स्ट्रक्चर देखिए शैवालों में बाकी के जितने भी शैवाल हैं उनमें तो क्या है यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, जबकि साइनोबैक्टीरिया उनमें प्रोकैरियोट सेल पाई जाती है। तो कोशिका की संरचना तो आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको तो आप अपने आप खुद करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एल्गी भी खुद ही करना है, आपको अपनी किताब से पढ़ना है। आज हम सीधा ही क्या है इसके अंदर एक क्लास लेकर के चलेंगे जो है साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया में दो मेंबर हमारे सिलेबस में हैं, एक तो है ओसिलेटोरिया और दूसरा है नॉस्टॉक। सबसे पहले हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में, उसके विशिष्ट लक्षणों के बारे में जानेंगे। देखिए इनको क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल हिंदी में कहते हैं। नील हरित शैवाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो साइनोफाइसियन जो C-फाइकोसाइनिन वर्णक है उसकी उपस्थिति से ये नील हरित शैवाल हो जाते हैं, क्योंकि वो नीला रंग उत्सर्जित करता है। वो एक वर्णक ऐसा है जो कि नीला रंग प्रदान करता है, इसलिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाते हैं। और इन शैवालों को आधुनिक विचारधारा के अनुसार साइनोबैक्टीरिया में रखा गया। पहले इनको साइनोफाइटा में रखा गया था, परंतु अब इनको क्या रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया में रखा गया है। इनको मिक्सोफाइसी वर्ग में भी रखा गया। मिक्सोफाइसी और साइनोबैक्टीरिया वैसे एक ही बात है। ठीक है, लगभग 160 वंश और 1700 जातियां इसके अंदर आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, लगभग 160 जेनेरा है और लगभग 1700 स्पीसीज इस साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, और देखिए भारत में 85 वंश इसके पाए जाते हैं। भारत की बात की जाए तो 85 भारत में इसके वंश हैं और जातियां कितनी हैं, लगभग 750 जातियां इसकी भारत में पाई जाती हैं। ये तो है वर्ल्ड में, इन वर्ल्ड पोजीशन है। ठीक है, और ये है इंडिया की पोजीशन, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं लक्षणों की तरफ। जो इसके विशिष्ट लक्षण हैं वो क्या क्या है। देखिए जो इसके विशिष्ट लक्षण हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, साइनोबैक्टीरिया के विशिष्ट लक्षण बताइए। तो देखिए सबसे पहला जो इसका लक्षण है वो ये है कि सेल्स आर क्या होती हैं, प्रोकैरियोट्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। यानी कोशिका का प्रकार कैसा होता है, असीम केंद्र की होता है, ससीम नहीं होता है, असीम केंद्र की होता है। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और क्यों पाई जाती है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस of nucleic membrane and all membrane bound organelles या organs। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं पाई जाती, केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और जितने भी झिल्ली बंद कोशिकांग हैं, जो झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग है, वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकोन की। वैसे शैवालों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकोन। इसे म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड होती हैं। ठीक है, तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई इनके अंदर भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो इनके अंदर प्लास्टिड हैं,
वो एब्सेंट होते हैं, परंतु थाइलेकोइड इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सुस्पष्ट नहीं होते हैं, सुस्पष्ट प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। क्लियर? ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर कौन से वर्णक होते हैं, वहाँ पर कौन से वर्णक पाए जाते हैं, वहाँ पर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, इसके अलावा सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से सुस्पष्ट प्लास्टिड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि झिल्लीबद्ध कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट भी, तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए सुस्पष्ट प्लास्टिड नहीं होगा। लेकिन फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड इनमें प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं इनके अंदर अभी मैंने बताया आपको कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी, ठीक है, इसके अलावा सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, ये इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी अधिकता होती है, सी फाइकोसाइनिन की अधिकता की वजह से इनको नील हरित शैवाल कहा जाता है। ठीक है, नील हरित शैवाल क्यों कहते हैं इनको, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, सी फाइकोसाइनिन अधिक होता है। क्लियर? इसके बाद देखिए संचित भोज्य पदार्थ क्या होगा, स्टोरेज फूड मटेरियल, ये क्या होता है इसके अंदर, इनके अंदर साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स होती हैं। ठीक है, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स इनके अंदर पाई जाती हैं, जो कि किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पर संचित भोजन क्या है, प्रोटीन है। और वैसे अधिकतर शैवालों में क्या होता है, स्टार्च होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में क्या है, प्रोटीन होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फ्लैजेला, फ्लैजेला की क्या कंडीशन है कि फ्लैजेला होते हैं कि नहीं होते हैं, फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, पूर्णतया एब्सेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। कहीं पर भी नहीं पाए जाते, ना ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ना ही इसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स में, किसी में भी नहीं पाए जाते। ठीक है, तो कशाभिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन मोटाइल हो गए हैं। ठीक है, यानी कि गति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या इनको हम बोल सकते हैं नॉन मोटाइल, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बोलना भी नहीं है नॉन मोटाइल, क्योंकि ये गति करते हैं लेकिन अलग तरीके से गति करते हैं। इनके अंदर मूवमेंट जो है वो अलग प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जैसे क्रीपिंग मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है, इस तरह के मूवमेंट इनके अंदर पाए जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फ्लैजेला एब्सेंट होती है पूर्णतया। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की बात कर ली जाए तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, हार्मोगोन द्वारा। किसके द्वारा, हार्मोगोन्स द्वारा इनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा एकाइनीड्स द्वारा होता है, एकाइनीड्स, और हेटेरोसिस्ट द्वारा होता है, हेटेरोसिस्ट। इन तीनों संरचनाओं द्वारा इनके अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। हार्मोगोन एकाइनीड्स मैं आपको बता चुका हूँ। हेटेरोसिस्ट सामान्य कोशिकाओं के अलावा इनके अंदर बीच बीच में कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं कहते हैं, और ये अलैंगिक जनन कर सकती हैं। एकाइनीड्स निश्चेष्ट बीजाणु होते हैं जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं और अनुकूल कंडीशन तक आने तक अपने आप को ये सर्वाइव किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको याद रखने चाहिए। विशिष्ट लक्षणों में आते हैं, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। पहला है कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं, क्योंकि
केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और सभी झिल्लीबद्ध कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है और या फिर हम इसको पेप्टाइडोग्लाइकोन भी हम कह सकते हैं। सुस्पष्ट प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं लेकिन फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं जिनमें वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए के साथ C5कोसाइनिन, C5कोइरिथ्रिन, ये वर्णक पाए जाते हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स या साइनोफाइशियन प्रोटीन होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, ग्रेन्यूल्स कणिकाओं के रूप में होती है ये। फ्लेजेला इनमें नहीं पाए जाते हैं लेकिन ये गति कर सकते हैं। इनमें गति के लिए विशिष्ट क्या पाई जाती हैं? प्रोसेस पाई जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर वस्तुतः नहीं होता है, यूजुअली नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे बैक्टीरिया में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, जैसे ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, कॉन्जुगेशन है, उन प्रक्रियाओं द्वारा इनके अंदर डीएनए का ट्रांसफ़र ज़रूर होता है, लेकिन जो ट्रू हम कह सकते हैं ट्रू रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ बीजाणुओं द्वारा होता है जो कि हार्मोन्स एकाइनिड्स कहलाते हैं। हेटेरोसिस्ट कोशिका भी बीजाणुओं का निर्माण कर अलैंगिक जनन कर सकती है। ये तो हो गए इसके सामान्य और विशिष्ट लक्षण। आगे चलते हैं ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस का मतलब होता है प्राप्ति स्थान। साइनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, विशिष्ट लक्षण जो है वो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे है ऑक्यूरेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राप्ति स्थान। ठीक है, प्राप्ति स्थान का मतलब यही है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, नीलहरित शैवाल जो है वो कई स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अधिकतर अलवणीय जलाशयों में मिलते हैं, जो पॉन्ड्स बने हैं, तालाब, पोखर, उनके अंदर ये ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मृदा में, वृक्ष की छालों पर, चट्टानों, पत्थरों, गमलों में पाए जाते हैं। और अधिकतर जो साइनोबैक्टीरिया है वो जल सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। नोस्टोक, माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना, ऑर्थोस्पाइरा। देखिए, हम इसकी बात कर लेते हैं, वाटर ब्लूम क्या है। ठीक है, तो देखिए, कुछ साइनोबैक्टीरिया अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, इनकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनकी वृद्धि की वजह से क्या होता है, जैसे मान लो हम एक तालाब का उदाहरण लें, तो उस तालाब में नोस्टोक, एनाबीना, माइक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, ठीक है, जिग्नीमा, ये सारे साइनोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं। तो फिर ये जल की सतह पर क्या कर लेते हैं, एक परत सी बना लेते हैं, जिससे कि सूर्य की किरणें उस तालाब में गहराई तक नहीं पहुंच पाती है या जल के अंदर पहुंच ही नहीं पाती है। पहला नुकसान तो ये हो गया कि जो नीचे की ओर जो ग्रीन एल्गी है, जो प्लैंकटन है, उनको समुचित प्रकाश नहीं मिल पाएगा, जिसकी एवज में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, अर्थात भोजन का निर्माण नहीं होगा और प्रकाश के अभाव में वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसी तरह से जो उस तालाब में मछलियां हैं या फिर दूसरी तरह के जीव जंतु उसके अंदर हैं, तो इस तरह से जब इन शैवालों की, साइनोबैक्टीरिया की उस तालाब की ऊपरी छोर पर या ऊपरी सतह पर एक परत सी बिछ जाएगी, इस वजह से ना तो प्रकाश अंदर पहुंच पाएगा और ना ही समुचित ऑक्सीजन अंदर के जीव जंतुओं तक पहुंच पाएगी। जल के अंदर जितनी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को वो कितनी देर काम में लेंगे, वो उतनी देर तक ही काम में लेंगे जब तक जल सड़ ना जाए। ठीक है, धीरे धीरे वो ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाती है, तो उनकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी और इस वजह से ऑक्सीजन के अभाव में अंदर के जीव जंतु धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे जल के अंदर जो जीव जंतु उनकी मृत्यु हो गई है और साथ ही साथ जो हरे पौधे हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो उस वजह से जल कैसा हो जाएगा, जल दूषित हो जाएगा और जल में इस प्रकार की घटना को ही हम क्या कहते हैं, वाटर ब्लूम कहते हैं, जल ब्लूम कहते हैं। ठीक है, जो कि साइनोबैक्टीरिया शैवालों द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
क्लियर? यानी जल जो मुख्य, अगर जल एकदम साफ है तो साइनोबैक्टीरिया की वजह से वो जल दूषित भी हो जाएगा और साथ ही साथ अंदर के जीव जंतुओं की मृत्यु भी हो जाएगी, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया की अधिकता हो चुकी है, जिसकी वजह से सतह पर इनकी अधिकता की वजह से समुचित प्रकाश जल की गहराई तक नहीं पहुंचेगा, जिससे वहाँ के जो अंदर गहराई में उपस्थित जो जीव जंतु हैं वहाँ तक ना ऑक्सीजन पहुँच पाएगी, ना समुचित प्रकाश पहुँच पाएगा, जिसकी एवज में वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे मर जाते हैं। इसकी वजह से ही ये जो शैवाल हैं वो वाटर ब्लूम उत्पन्न करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं इसके अंदर, जैसे नोस्टॉक हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस हैं, एनाबीना इसका एग्जाम्पल है, मैक्रोसिस्टिस है, ठीक है, जिग्नीमा है, ठीक है, स्पाइरुलिना है, ठीक है, स्पाइरुलिना। ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो जल में जल ब्लूम उत्पन्न करते हैं। तो ये तो इसका एक प्रभाव हो गया। दूसरा प्रभाव ये है, कई जगह जैसे समुद्र की बात की जाए तो कुछ समुद्री इलाके ऐसे हैं जहां साइनोबैक्टीरिया के कलर की वजह से, किसकी वजह से, कलर की वजह से, कलर की वजह से क्या होता है, जल रंगीन हो जाता है, ठीक है। जैसे एक ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम एक क्या है, एक शैवाल है। कौन सा, साइनोबैक्टीरिया इरिथ्रियम, ये इसकी जाति का नाम है, ठीक है। इस शैवाल में C5Co-इरिथ्रिन बहुत ज़्यादा होता है। वैसे यूजुअली C5Co-साइनिन ज़्यादा होता है जो साइनोबैक्टीरिया है उनमें, लेकिन इनमें क्या होता है, C5Co-इरिथ्रिन ज़्यादा होता है, ना कि C5Co-साइनिन। और फाइको-इरिथ्रिन कौन सा रंग देता है, रेड कलर देता है, ठीक है। तो इस रेड कलर की वजह से समुद्री जल जो है वो कैसा हो जाता है, समुद्री जल लाल हो जाता है, ठीक है। तो ट्राइकोडेस्मियम की अधिकता जब इस तरह से उस समुद्र या समुद्री इलाके में ज़्यादा हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो इस नील हरित शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण ही वहाँ का जल कैसा हो जाता है, वो एकदम लाल हो जाता है। और इसी के लिए लाल सागर जो रेड सी है वो इसी का नाम, इसी के कारण इसका नाम रेड सी पड़ा है। जो लाल सागर है उसमें ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम बहुत अधिक मात्रा में है, ठीक है। देखिए कुछ जातियां इसकी, अब हम बात कर लेते हैं। ये तो वाटर ब्लूम तो हमने देख लिया, इसके बाद ये भी देख लिया कि ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम जो है वो लाल सागर में उसके लाल कलर के लिए जिम्मेदार है। आगे चलते हैं, कुछ जातियां या कुछ जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स को हिंदी में कहते हैं अधिपादपी। क्या कहते हैं, अधिपाद, ठीक है। तो अधिपादपी का मतलब यही है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया अधिपादपी रूप में भी पाए जाते हैं, क्लियर। तो अधिपादपी में देखिए कौन कौन से हैं, जैसे एनाबीना अधिपादपी में पाया जाता है, ठीक है। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी ये अधिपादपी के रूप में होते हैं। और वैसे देखिए अगर हम देखें एंडोफाइट्स के उदाहरण इसके ज़्यादा हैं, एंडोफाइट्स ज़्यादा है, अधिपादपी भी होते हैं। अभी मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, मैं आएगा तो ज़रूर बताऊंगा। देखिए एंडोफाइट्स जो हैं, एनाबीना, नोस्टॉक, ये कहाँ होते हैं, एनाबीना एंड नोस्टॉक ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एक पादप है एंथोसिरोस, इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एंथोसिरोस में पाए जाते हैं। और ये एंथोसिरोस है क्या, ये एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है। क्या है, ये एक ब्रायोफाइट है, ठीक है। तो एंथोसिरोस में एनाबीना और नोस्टॉक अंतःपादपी होते हैं, क्लियर। इसी तरह से यही दोनों एनाबीना और नोस्टॉक जो हैं वो एजोला में भी क्या होते हैं, यही दोनों एजोला में, एजोला में भी क्या होते हैं, ये अंतःपादपी होते हैं। एजोला क्या है, एक टेरिडोफाइटा है, ठीक है। एजोला क्या है, एक टेरिडोफाइट है।
इसी तरह से यही दोनों एनाबिना और नोस्टोक, ये दोनों साइकस में भी उसकी कोरेलॉइड रूट में पाए जाते हैं। ठीक है, कोरेलॉइड रूट जो है उसके अंदर अंतःपादपी होते हैं। साइकस क्या है? साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, क्लियर? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तीनों आपके सिलेबस में है। एंथोसिरोस आपके सिलेबस में है, साइकस आपके सिलेबस में है, एजोला नहीं है, लेकिन और टेरिडोफाइट है बाकी के। आगे देखिए, साइकस के साथ साथ जेमिया भी एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसके अंदर ये अंतःपादपी होते हैं। ठीक है, जेमिया में भी क्या है? ये अंतःपादपी होते हैं। तो एनाबिना नोस्टोक, देखिए बहुत सारे पादपों में एनाबिना नोस्टोक बहुत सारे ऐसे पादप हैं जिनके अंदर ये अंतःपादपी होते हैं। एक एंजियोस्पर्म प्लांट में भी ये क्या है? अंतःपादपी है। एक एंजियोस्पर्मी प्लांट है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ये क्या है? ये एंजियोस्पर्म है। ठीक है, ट्राइफोलियम, इसको ट्राइफोलियम क्यों कहते हैं? इसको ट्राइफोलियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 पर्णक होते हैं पत्ती में। ठीक है, ट्राई माने 3 और फोलियम जो फोलिएज है उससे बना है, तो 3 पत्तियों वाला होता है ये एक एंजियोस्पर्म है। क्लियर? तो इसके अंदर भी एनाबिना नोस्टोक पाए जाते हैं। अब देखिए, सिम्बायोटिक रूप में ये किसके साथ होते हैं? सिम्बायोटिक रूप में ये लाइकेन में पाए जाते हैं। ठीक है, लाइकेन में। कौन? एनाबिना नोस्टोकी। जो लाइकेन होते हैं वो क्या है? लाइकेन सेवाक और सेवाल। सेवाक इनको हम हिंदी में कहते हैं सेवाक, लाइकेन को हम क्या कहेंगे? सेवाक। तो ये कवक और सेवाल दोनों की सहभागिता होती है। ठीक है, यानी कवक और सेवाल जो है वो एक ही एनवायरनमेंट में एक साथ होते हैं और दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, यानी कि दोनों प्लस प्लस होते हैं। वो उसके लिए पॉजिटिव होता है, वो उसके लिए पॉजिटिव होता है। तो कैसे? सेवाल क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है, क्योंकि कवकों में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते हैं, कवक भोजन निर्माण नहीं कर सकते हैं। कवक हमेशा कैसे होते हैं? कवक हमेशा परजीवी या फिर मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो कवकों को भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि शैवालों को जगह की आवश्यकता होती है, लोकेशन चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए। तो कवक क्या करते हैं? शैवालों को जगह देते हैं और बदले में शैवाल कवकों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों सहजीवी होते हैं, एक साथ अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो शैवाल हैं वो और कवक दोनों एक साथ इस तरह से साचर्य में होते हैं और साचर्य में वो एक दूसरे के काम भी आते हैं। ठीक है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना, ये भी याद रखना है, एक दूसरे को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी कहलाते हैं। तो नोस्टोक एनाबिना जो है वो सहजीवी होते हैं लाइकेन में। इसके अलावा देखिए आगे चलते हैं। एक ऐसा पादप है टेरिडोफाइट का जिसका नाम है साइलोटम। तो वहाँ पर भी इस तरह से शैवाल, कई बार शैवाल भी होते हैं, उसकी जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हैं वहाँ पर, या फिर कई बार उनकी वहाँ पर जो है फंगल भी पाए जाते हैं। तो दोनों के लिए उस प्लांट में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है एक तरह से। आगे चलते हैं रेंज ऑफ स्ट्रक्चर में। रेंज ऑफ स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया में देखिए, जो देशिकाचारी है उसने 2 स्वरूप बताए हैं। देशिकाचारी एक एल्गोलॉजिस्ट था जिसने साइनोबैक्टीरिया पर काम किया था। तो इसने देशिकाचारी ने 1959 में साइनोबैक्टीरिया के कितने रूप बताए हैं? 2 रूप बताए हैं। पहला एक तो है नॉन फिलामेंटस, ठीक है, नॉन फिलामेंटस, और दूसरा है फिलामेंटस, यानी कि अतंतुकीय और तंतुकीय शैवाल। जो अतंतुकीय रूप हैं
वो पामेलोइड कॉलोनी के रूप में पाई जाती है, या फिर यूनिसेलुलर होती है, या तो यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, या फिर पामेलोइड कॉलोनी होती है। पामेलोइड कॉलोनी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह से जो एक कोशिकीय शैवाल हैं वो एक साथ आ जाते हैं और इनकी चारों तरफ क्या हो जाती हैं, म्यूसिलेज का आवरण आ जाता है, ये पामेलोइड कॉलोनी है। और अगर एक कोशिकीय होती है तो एक कोशिका ही है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल हम किसका बता सकते हैं, एग्जाम्पल इसके लिए क्या है, एग्जाम्पल है इसके लिए एक तो क्रूकोकस और एक है ग्लियोकैप्सा, ठीक है। जो ग्लियोकैप्सा है वो बर्फ़ पर पाया जाता है और ये नीला रंग प्रदान करता है, जो ब्लू जो है वो कलर देता है ग्लियोकैप्सा, इसकी वजह से बर्फ़ का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। दूसरा आता है फिलामेंटस, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलामेंटस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे आपको दोनों के बारे में याद रखना है एग्जाम्पल में। फिलामेंटस, फिलामेंटस, ठीक है। अगला जो है वो है तंतुकीय। देखिए तंतु जो है नीलहरित शैवालों में तंतुकीय स्वरूप दो तरह के होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तंतुकीय स्वरूप कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को तो हम कहते हैं ट्राइकोम और दूसरा होता है फिलामेंट, ठीक है। देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये क्या है, ये है ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो इसके बाहर इतना महीन आवरण होता है म्यूसिलेज का कि वो दिखाई नहीं देता, तो ना के बराबर म्यूसिलेज आवरण होता है, सीधी सी बात है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये ट्राइकोम है, ठीक है। ऑसिलेटोरिया क्या कहलाएगा, ऑसिलेटोरिया इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम है, ठीक है। तो बिना म्यूसिलेज आवरण वाला तंतु क्या कहलाता है, ट्राइकोम कहलाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि इधर क्या होती हैं, इधर होती है इसके बाहर म्यूसिलेज का प्रॉपरली जो आवरण है वो पाया जाता है, ठीक है। जैसे ये एक नोस्टॉक है तो इसके बाहर आप देखोगे इस तरह से इसके बाहर क्या होती है, एक म्यूसिलेज का आवरण इसकी कॉलोनी में भी होता है और एक जो इसका तंतु है इसके बाहर भी क्या होता है, एक आवरण होता है म्यूसिलेज का। तो ये कहलाता है फिलामेंट, ठीक है। ये क्या है, फिलामेंट, क्लियर, जो कि नोस्टॉक होता है। तो श्लेष्मिक आवरण वाला तंतु क्या कहलाएगा, फिलामेंट कहलाएगा। ट्राइकोम और फिलामेंट में अंतर बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, 1.5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो तो तंतुकीय स्वरूप में तो हैं, लेकिन ऑसिलेटोरिया में उसके बाहर की तरफ आवरण नहीं होता। ट्राइकोम सबसे साधारण प्रकार का तंतु माना जाता है ऑसिलेटोरिया का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन है। सबसे साधारण प्रकार का तंतु किसका है, दोनों में ही, दोनों का मतलब है शैवालों में भी और साइनोबैक्टीरिया में भी, दोनों में ही सबसे साधारण प्रकार का तंतु किसका है, ऑसिलेटोरिया का होता है, जिसे हम ट्राइकोम कहते हैं, क्योंकि इसके बाहर श्लेष्मिक आवरण बिल्कुल महीन या फिर ना ही होता है, ना के बराबर ही होता है। और जो श्लेष्मिक आवरण वाला तंतु है वो फिलामेंट होता है, जैसे कि नोस्टॉक। इसी तरह से कुछ ऐसे तंतु भी हैं जैसे ऑर्थोस्पाइरा है, स्पाइरुलिना है, ये सर्पिल रूप से कुंडलित रहते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है ऑर्थोस्पाइरा और स्पाइरुलिना, ठीक है। आपको याद रखना है, वैसे तो ऑसिलेटोरिया, ऑर्थोस्पाइरा और स्पाइरुलिना, इनकी जो सभी कोशिकाएं हैं वो एक समान होती हैं, ठीक है। ये जो कोशिकाएं हैं वो तीनों में एक समान होती है, ऑर्थोस्पाइरा में भी, स्पाइरुलिना में भी, ठीक है, और ऑसिलेटोरिया में भी। परंतु अगर हम यहाँ नज़र दौड़ाते हैं इस पर, तो इस तंतु में आप देखोगे जो इसकी सामान्य कोशिकाएं हैं उनके बीच बीच में एक बड़ी कोशिका भी है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट कोशिका, और साथ ही साथ यहाँ पर इनके अंदर एकाइनिड्स का भी निर्माण हो जाता है।
तो एनाबिना और नोस्टॉक में कुछ कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होकर एकायनिक या हेटेरोसिस्ट में रूपांतरित हो जाती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।